हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण लैटिन अक्षर और उसके संकेत के बारे में बताऊंगा, जो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी में व्यापक रूप से जिसका यूज होता है। तो सबसे पहले जो संकेत मैं आपको बताने जा रहा हूं, लैटिन संकेत और उसके सिंबल, वो है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का उपयोग कहाँ होता है, अल्फ़ा किस तरह से सूचित किया जाता है, अल्फ़ा किस तरह से डिनोट किया जाता है, पहले इसको मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है सबसे पहला सिंबल, वो सिंबल है अल्फ़ा। सबसे पहला जो सिंबल है ये है अल्फ़ा, ये है अल्फ़ा। अल्फ़ा को इस तरह से सूचित किया जाता है, इस तरह से। तो अल्फ़ा का उपयोग आप देख चुके होंगे कि अल्फ़ा का उपयोग होता है ज्योमेट्री में एंगल के रूप में, तथा ये हीट में, उष्मा चैप्टर में भौतिकी में इसका उपयोग होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के रूप में। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के रूप में इसका उपयोग होता है। दूसरा जो संकेत है वो है बीटा। दूसरा संकेत है बीटा। बीटा को इस तरह से लिखा जाता है। इसका उपयोग होता है आपको एंगल के रूप में, तथा ये हीट में इसका उपयोग होता है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन के रूप में, यानी क्षेत्रफल प्रसार गुणांक के रूप में इसका उपयोग होता है। अल्फा का भी उपयोग होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के रूप में भी। और थर्ड जो है वो है आपको गामा। थर्ड है आपको गामा। गामा को सूचित किया जाता है इस रूप में, गामा को सूचित किया जाता है इस तरह से। तो गामा का उपयोग भी एंगल के रूप में होता है, तथा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन के रूप में भी इसका उपयोग होता है भौतिकी में। तथा जो केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी पढ़े हैं वो भी 9 क्लास में ही वो जानते होंगे कि अल्फ़ा, बीटा और गामा का उपयोग और किस में होता है। देखिए, मैं एक बार फिर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो फ्रीली अवस्था में रहती है तो उससे 3 प्रकार की रे का इमिशन होता है अपने आप। इसको स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन इसको बोलते हैं। देखिए, एक होता है अल्फ़ा, एक होता है अल्फ़ा, दूसरा होता है बीटा और तीसरा होता है गामा। इसको मैं साफ से फिर से बताता हूँ। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन के कारण जो इमिशन होता है रे का, वो 3 प्रकार के रे होती है। एक होती है अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। बीटा, दूसरी बीटा होती है, बीटा निगेटिव होती है। और तीसरी होती है गामा। गामा पर कोई आवेश नहीं होता है। तो अल्फ़ा, बीटा और गामा के बारे में आपको समान परिचय मैं करवाया हूँ। इसके अलावा अल्फ़ा, बीटा और गामा का उपयोग व्यापक रूप से होता है। आप जैसे जैसे ऊंचे क्लास में जाएंगे देखेंगे कई जगहों पर अल्फ़ा, बीटा और गामा का उपयोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में होता है। तो संकेत पहले समझना है कि किसका संकेत क्या है। तो अल्फ़ा का संकेत समझ चुके, अल्फ़ा ये है, बीटा और गामा। उसके बाद जो थर्ड है वो क्या है? वो है डेल्टा। थर्ड है डेल्टा। डेल्टा देखिए किस तरह का होता है। डेल्टा का सिंबल होता है, देखिए डेल्टा शब्द कैसे आया है। डेल्टा बनते हैं कहाँ? जब समुद्र में जब नदी मिलता है तो समुद्र के कछार पर तिकोना भाग जो बन जाता है, वहाँ जो मिट्टी जमा होती है उसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। उसी से डेल्टा संकेत आया है। उसी डेल्टा, जोग्राफिकल डेल्टा से ही डेल्टा का संकेत आया है, जो वास्तविक में इसी तरह का होता है। ये डेल्टा होता है। देखिए यहाँ आपको डेल्टा दिखा रहा है। डेल्टा 2 प्रकार की होती है। एक डेल्टा होती है इस तरह से और दूसरा डेल्टा होती है त्रिभुज के रूप में। डेल्टा का उपयोग कई जगहों पर होता है। डेल्टा का उपयोग किसी ट्रायंगल के एरिया के रूप में होता है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल को भी कोऑर्डिनेट में ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल के रूप में डेल्टा का उपयोग होता है। तथा डेल्टा का उपयोग होता है टेम्परेचर, नहीं, डेल्टा का उपयोग और भी किसी चीज़ के डिफरेंस दिखाने में होता है। टेम्परेचर डिफरेंस या कोई भी डिफरेंस दिखाने में भी डेल्टा का उपयोग होता है। तो डेल्टा समझ गए। डेल्टा के बाद जो अगला सिंबल है वो है थीटा।
थीटा से कौन परिचित नहीं है? थीटा से सभी लोग परिचित थे। 9 क्लास से ही थीटा के बारे में, थीटा का नाम सुनना शुरू हो जाता है। जब ट्रिगोनोमेट्री सामने आता है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, तो थीटा जुबान पर आता है। तो थीटा भी एक सिंबल है, सबसे प्रचलित सिंबल है। थीटा को थीटा को किस तरह से लिखते हैं? थीटा को लिखते हैं इस तरह से। थीटा का उपयोग एंगल के अलावे टेम्परेचर के रूप में भी इसका उपयोग होता है। टेम्परेचर को भी थीटा से व्यक्त किया जाता है, ताप को भी थीटा से व्यक्त किया जाता है। तो ये सिंबल है थीटा। ये क्या है? थीटा। उसके बाद थीटा के बाद जो अगला सिंबल है आपके सामने वो है अपसिलॉन। अपसिलॉन, आप अपसिलॉन संकेत के बारे में आप कहाँ सुने हैं? अपसिलॉन उसके बाद जो सिंबल है वो है अपसिलॉन। अपसिलॉन का उपयोग कई जगहों पर होता है, लेकिन सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो इसका परिचय होता है वो होता है कूलम्ब्स लॉ में। जो बच्चे इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ चुके हैं उसके पहले चैप्टर में ही कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स लॉ में देखिए बताया गया है कि दो आवेश के बीच, यानी Q1 और Q2, अगर दो आवेश हैं तो दो आवेशों के बीच जो लगने वाले फोर्स हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स, तो वो क्या होते हैं? दो आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स F इक्वल टू होता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। दो आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स यही होते हैं Q1 Q2, तो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ क्या है Q1 और Q2 दो आवेश, जो दो चार्ज एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। तो इसके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है, इसके बीच लगने वाला बल जो होती है, उस बल को, उस फोर्स को व्यक्त किया जाता है किसमें? फोर्स F इक्वल टू होती है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इस K के मान को लिखा जाता है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन। इसी यहाँ सबसे ज़्यादा एप्सिलॉन का प्रयोग यही किया जाता है, परमिटिविटी के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए जो अगला सिंबल आपका है वो क्या है, इस पर ध्यान देते हैं। एप्सिलॉन के बाद अगला सिंबल है आपका ईटा का। ईटा को आप कहाँ देखे हैं? देखिए 11 क्लास में जो फिजिक्स पढ़े हैं, विस्कोसिटी चैप्टर, श्यानता चैप्टर, उसमें देखिए ईटा का उपयोग होता है श्यानता गुणांक के रूप में। ईटा का उपयोग किस में होता है? श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में, इसको ईटा पढ़ते हैं। कई जगह आपको ईटा मिलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में इसका उपयोग हो, कई जगह इसका भी उपयोग होता है। उसके बाद ईटा के बाद जो अगला सिंबल है वो है आपको, ईटा के बाद अगला जो सिंबल है वो है म्यू। अगला सिंबल है म्यू। म्यू को कैसे लिखा जाता है? म्यू को सूचित किया जाता है, ये देखिए इस तरह से, ओ इस तरह से। म्यू को आप 10वीं क्लास में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में प्रकाश के आप बर्तन चैप्टर में पढ़ चुके होंगे कि जब प्रकाश की एक किरण, प्रकाश की कोई किरण जब एक माध्यम से, प्रकाश की कोई किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ अगर आई एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर आर बन रहा है, तो आप पढ़े होंगे कि साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है म्यू। साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू क्या होता है? ये होता है म्यू। साइन आई बटे साइन आर म्यू होता है। इसको अपवर्तनांक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक है। उसके बाद देखिए म्यू के बाद अगला जो सिंबल है उसको बोलते हैं न्यू। अगला सिंबल को बोलते हैं न्यू। अगला सिंबल को बोलते हैं न्यू। न्यू को इस तरह से लिखा जाता है, न्यू को लिखा जाता है, यहाँ देखिए न्यू को दिखाया है, न्यू को सबसे लास्ट में यहाँ दिखा रहा है। न्यू को लिखा जाता है इस तरह से। तो न्यू का उपयोग
कहाँ होता है? फिजिक्स में न्यू का उपयोग फ्रीक्वेंसी के रूप में होता है। फ्रीक्वेंसी को न्यू के रूप में लिखा जाता है, जिसका यूनिट होता है हर्ट्ज। तथा और भी न्यू का उपयोग बहुत जगह किया जाता है।